Hello students, hello friends. This side DK Jha, chemistry faculty. You are most welcome on your own channel Chemistry Funda. As you know that, as I have already announced that in the morning, that from today onwards, NEET 2024 classes have been started on regular basis. आज से नीट की क्लास प्रॉपर चलेगी और सिस्टमैटिक जब तक नीट का एग्जाम हो रहा है तब तक ये चलती रहेगी। इसमें मेरा प्रयास रहेगा कि हर एक चैप्टर को मैं करा दूं, हर एक चैप्टर का हर एक टॉपिक को कराऊं, हर एक टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम को कराऊं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से रिवीजन जरूर करें, आपको इंप्रूवमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, आज हमारा टॉपिक है केमिकल बॉन्डिंग और केमिकल बॉन्डिंग से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। दोस्तों, बॉन्डिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बॉन्डिंग का सिर्फ इतना ही रोल नहीं है कि वो अपने चैप्टर में ही रोल प्ले करता है, बॉन्डिंग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी रोल प्ले करता है। नीट से बहुत सारे चैप्टर कट गए हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे चैप्टर बचे हुए हैं, जैसे कि डीएनए ब्लॉक एलिमेंट है और आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, जहां पे बॉन्डिंग अपना रोल प्ले करेगा। पीरियोडिसिटी में अपना रोल प्ले करेगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी बॉन्डिंग का अपना रोल है। तो बॉन्डिंग से डायरेक्ट जितना क्वेश्चन होगा वो तो पूछेगा ही, बाकी बॉन्डिंग दूसरे क्वेश्चन में भी आपको इनडायरेक्टली हेल्प करेगा। तो बॉन्डिंग का इन डेप्थ नॉलेज आपके पास होना चाहिए। यदि आपके पास केमिकल बॉन्डिंग का इन डेप्थ नॉलेज नहीं है तो आप नीट एग्जाम लूज कर जाओगे, लिख करके रख लो। ठीक है, तो बॉन्डिंग आपको आना ही आना चाहिए। चलो, सबसे पहले आज हम केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं। बॉन्ड होता क्या है? बॉन्ड को ऐसा नहीं कि कोई बंधन है, कोई रस्सी से लगा हुआ है, कोई स्ट्रिंग लगा हुआ है। बॉन्ड इज नथिंग बट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जैसे कि मैंने यहां पे लिखा HCl, तो HCl जैसे हमने लिखा तो इसमें क्या है कि हाइड्रोजन और ये क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन, ये जो आप देख रहे हो ना, ये ऑक्टेट पूरा कर गया, ये हाइड्रोजन ड्यूएट पूरा कर लिया। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच में ऐसा कोई कुछ नहीं है कि कोई बॉन्ड है, कोई स्ट्रिंग लगा हुआ है या कोई स्प्रिंग लगा हुआ है। यहां पे एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। तो बॉन्ड का बेसिक डिफिनेशन ये होता है कि बॉन्ड इज नथिंग बट ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, दो एटम के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड बॉन्ड। अब बात आया कि केमिकल बॉन्ड जो होता है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और जो वीक बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में आपके आ जाएंगे आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड, जबकि वीक बॉन्ड में आ जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वैन डर वाल्स फोर्सेज। आप यहां पे स्क्रीन पे देख रहे हो कि ये जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है इसका एनर्जी देखो, इसका एनर्जी 200 किलो जूल पर मोल है। कितना है? 200 किलो जूल पर मोल। जबकि आप वीक बॉन्ड की बात करें तो वीक बॉन्ड की एनर्जी आपको 240 किलो जूल पर मोल है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड में वही हमने लिया है जो हमने बताया है कि आयनिक बॉन्ड आएगा, कोवेलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड एंड मेटालिक बॉन्ड। जबकि वीक बॉन्ड में हाइड्रोजन बॉन्ड आ जाएगा। हाइड्रोजन बॉन्ड की एनर्जी आप ये मान के चल लो कि 8 to 40 किलो जूल पर मोल होता है। ये वैरी इसलिए कर रहा है कि किसके साथ किस कंडीशन में बना हुआ है। ऑक्सीजन है, फ्लोरीन लगा हुआ है, नाइट्रोजन लगा हुआ है, इंटरमोलिकुलर है, या एक ही टाइप के मोलिक्यूल के बीच में बना हुआ है या डिफरेंट टाइप के मोलिक्यूल के बीच में बना हुआ है, इस पर डिपेंड करेगा। बट इसका नॉर्मल जो रेंज है वो 8 to 42 किलो जूल पर मोल है। Whenever you are talking about वैन डर वाल्स फोर्सेस, जब आप वैन डर वाल्स फोर्स की बात करते हो, वैन डर वाल्स फोर्सेज हो गया, डिवाई फोर्सेज हो गया, लंदन फोर्सेज हो गया, ये जितने टाइप के फोर्सेज हैं ये वीक है, ये कमजोर है। तो इनकी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये 2 to 8 किलो जूल पर मोल के रेंज में आता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? आप इसे नोट डाउन कर ले। चलो, तो अब हम बात करते हैं कि आखिर बॉन्डिंग बनता ही क्यों है, कोई भी चीज होता ही क्यों है। कोई भी चीज जो होता है उसके पीछे बेटा रीजन यही होता है, पर्पस यही होता है, स्टेबिलिटी को अटेन करना। किसको अटेन करना? स्टेबिलिटी को अटेन करना। तो जब बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड का भी यही पर्पस होता है कि स्टेबिलिटी को अटेन किया जाए। किसको अटेन किया जाए? स्टेबिलिटी को। अब ये स्टेबिलिटी को अटेन करने के चक्कर में ही बॉन्ड बनता है। तो यदि तुम ये सोचोगे कि कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग, कॉज ऑफ बॉन्ड, बॉन्ड क्यों बनता है, तो सबसे पहला पॉइंट कि टू
टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को एक्वायर करना है। और सेकेंड पॉइंट हो जाएगा टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप ऐसे भी समझ सकते हैं टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हो कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है। किसको अटेन करना है? इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है। तो बॉन्डिंग दो कारण से होता है, मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करना है टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, एंड टू अटेन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब सवाल उठता है, अब हम एक एक करके देखते हैं कि मिनिमम एनर्जी को कैसे एक्वायर किया जाएगा। अब इसमें काफी सारी बात आती है कि एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। ओके, वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और एक एटम का इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम को इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा। और इस पूरे घटनाक्रम के दौरान यदि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो बॉन्ड बन जाएगा और मिनिमम एनर्जी को अटेन कर लेगा। क्या कर लेगा? मिनिमम एनर्जी को अटेन कर लेगा। यही पॉइंट है जिसको आपको समझना है कि टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, मिनिमम एनर्जी को कैसे एक्वायर किया जाए। तो इसको आप ऐसे समझ लो कि मान लो ये कोई एटम है, ए एटम है और बी एटम है, ये दोनों जब एक दूसरे के क्लोज आता है, when two atoms approaches each other, जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा तो क्या क्या होगा? इसमें एक पॉइंट हो जाएगा कि न्यूक्लियस ऑफ वन एटम attract electron of other atom, electron of another atom। एक एटम का न्यूक्लियस दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा। सेकेंड पॉइंट हो जाएगा कि रिपल्सन अकर्स between two nuclei and electron of both the atom। तो क्या होगा कि जब दो एटम एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेगा तो एक का न्यूक्लियस दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्टिव फोर्स हो गया, और एक का न्यूक्लियस दूसरे के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, दैट इज रिपल्सिव फोर्स हो गया। अच्छा, एक का इलेक्ट्रॉन दूसरे के इलेक्ट्रॉन को भी रिपेल करेगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स हो गया। आप ये नोट कर लो, ठीक है, नोट कर लिया? ओके। अब इस तीनों फोर्स में जब ये तीनों फोर्स लग रहा है कि अट्रैक्शन का लग रहा है, अट्रैक्शन का लग रहा है किसका? न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में। रिपल्सन का लग रहा है न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में, एंड इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में। यदि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा, यदि अट्रैक्टिव फोर्स डोमिनेट कर जाएगा तो बॉन्ड फॉर्म कर जाएगा। तो यहां पे लिख लो पॉइंट, इफ
if force of attraction is dominate, चलो तो बच्चों अब हम देखते हैं कि इफ attractive force is dominate, if attractive force is dominate, then bond is formed, then bond is formed and it acquires minimum energy, and it acquires minimum energy, और ये मिनिमम एनर्जी को एक्वायर कर लेगा। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट मैंने आप लोगों को बताया था कि बॉन्ड इसलिए बनता है कि उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन या इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना होता है। सेकेंड पॉइंट था कि टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, ये सेकेंड पॉइंट मैंने बताया था कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि पहला पॉइंट लिख लो कि एटम्स कंबाइन टू अटेन इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन, वन पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट होता है, बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कौन करता है? ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन। तो ओनली आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज NS, NP and N-1D electron participate in bonding, तो मेन पर्पस क्या है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेन करना है। तो एटम इसीलिए कंबाइन होता है कि इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन हो जाए। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन चाहे वो NS वाला हो, NP वाला हो या N-1D वाला इलेक्ट्रॉन हो, सिर्फ वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करता है। इनर्ट गैस जो है, इनर्ट गैस का एलिमेंट वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करता है। इनर्ट गैस एलिमेंट do not participate in bonding, inert gas element do not participate in bonding because inert gas element already inert configuration को अटेन किए हुआ है, ऑलरेडी इनर्ट कॉन्फ़िगरेशन को क्या किया हुआ है? अटेन किया हुआ है। तो अभी तक में जो मोटी पॉइंट निकल करके आई है कि बॉन्ड दो टाइप का होता है। बॉन्ड क्यों बनता है? क्योंकि उसको मिनिमम एनर्जी लेवल को अटेन करना है और इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को भी अटेन करना है। ठीक है, ये मेन पॉइंट हो गया नीट एग्जाम के लिए। अब आखिर सवाल उठता है कि नीट चाहता क्या है? व्हाट नीट 2024 वांट्स फ्रॉम योरसेल्फ, तुमसे नीट एग्जामिनेशन क्या चाह रहा है? तो अब हम इस पे एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले आप लोग हेडलाइन डालो, इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है बच्चों, अब हम यहां पे देखते हैं कि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या जिसको आप आयनिक बॉन्ड भी बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड, ये आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, व्हाटएवर, बिटवीन 2 एटम्स एंड मोर एटम्स। तो पहले तो सिंपल डेफिनेशन लिख लो कि बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, बॉन्ड इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से
बनेगा, बॉन्ड फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है और कैटायन में कन्वर्ट हो जाता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम अपना इलेक्ट्रॉन लूज करता है, यहां पे लिख लो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम में कौन कौन से एटम आ जाएंगे? 1a ग्रुप का, 2a ग्रुप का एंड 3rd ग्रुप का। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम 1a, फर्स्ट ए, सेकेंड ए एंड 3rd ए। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम लूज इलेक्ट्रॉन एंड converted into कैटायन। इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम जो 1a ग्रुप का है, सेकेंड ए ग्रुप का है, 3rd ए ग्रुप का है, वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और कैटायन में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम that is 5th A, 6th A, 7A gain electron and converted into anion तो बेटा जो 1a ग्रुप एलिमेंट है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, या सेकेंड ए बेरिलियम, मैग्नीशियम, कुछ भी, उसी तरह से 5th ए नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, 6th ए ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, 7a फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। तो जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम है वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो कैटायन बना लेगा, और जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और एनायन बना लेगा। क्या बना लेगा? एनायन बना लेगा। ठीक है, अब इसी कैटायन और एनायन के बीच में, बिटवीन कैटायन एंड एनायन, a force of attraction arises, which is nothing but called an ionic bond, उसी कैटायन और एनायन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अराइज होगा, दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड। क्या कहलाएगा वो? आयनिक बॉन्ड। नोट डाउन। अब बेटा हम उस पॉइंट का चर्चा करने जा रहे हैं जो नीट तुमसे चाहता है कि देखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस आयनिक कंपाउंड में दो एटम के बीच में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उसका आयनिक बॉन्ड कैरेक्टर भी उतना ज्यादा होगा। तो यहां पे पॉइंट लिख लो कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस is directly proportional to nature of ionic bond, आप ये समझ लो ना कि पीरियोडिक टेबल में जिसका डिस्टेंस जितना ज्यादा है, जैसे पीरियोडिक टेबल में 1a ग्रुप है और इधर मान लो इसकी बॉन्डिंग हो रही है 7a के साथ, तो पीरियोडिक टेबल में इनका डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ज्यादा होगी, तो इसके बीच का आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा।
इसके बीच का आयनिक कैरेक्टर भी ज्यादा होगा। जैसे मैं एक पॉइंट ले रहा हूं कि जैसे हमने लिया Na का क्या होता है 281 और दूसरे तरफ ले लिया क्लोरीन 287 ले लिया, Na ले लिया 281 और क्लोरीन ले लिया 287। अब देखो Na अपना एक इलेक्ट्रॉन दे देगा क्लोरीन को, इधर से एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया एंड इट विल बिकम Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अब Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा दैट इज कॉल्ड आयनिक बॉन्ड, 1 पॉइंट। दूसरा यहां पे टर्म आता है इलेक्ट्रोवैलेंसी। इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होता है कि कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर रहा है, सॉरी गेन कर रहा है या लूज कर रहा है। तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, इसकी इलेक्ट्रोवैलेंसी भी 1। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि सोडियम 1A ग्रुप का एलिमेंट है, जबकि क्लोरीन जो है तो 7A ग्रुप का एलिमेंट है। पीरियोडिक टेबल में दोनों दो छोर पे है, दो साइड पे है, तो इनके बीच का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बहुत ज्यादा है, इसलिए इसका आयनिक कैरेक्टर भी बहुत ज्यादा है। ये बात आपने लिख लिया। अच्छा, तो यहां पर जो टर्म आ गया एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, इलेक्ट्रोवैलेंसी को आप डिफाइन कर दोगे कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी, जितना इलेक्ट्रॉन लॉस होगा या गेन होगा दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोवैलेंसी। नोट डाउन कर लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब हम सेकेंड थर्ड एग्जांपल में देख रहे हैं कि हमारे पास है मान लो हमारे पास है मैग्नीशियम और इधर है ऑक्सीजन। तो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया 282 और ऑक्सीजन का कितना है 26। तो मैग्नीशियम अपना 2 इलेक्ट्रॉन इसको ट्रांसफर कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 2, इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ मैग्नीशियम इक्वल टू 2 और इलेक्ट्रोवैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन इक्वल टू 2। मान लो आपने लिया CaO2, CaO, Ca हो गया 2882, ये हो गया 26। अब इधर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कैल्शियम का कितना ले लोगे 2, ऑक्सीजन का कितना ले लोगे 2। चलो उतना लिखने की जरूरत नहीं है। अब हम लेते हैं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, Cl कैल्शियम हो गया 2882, क्लोरीन हो गया 287, 1 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है और 1 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है। तो कैल्शियम का तो इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 हो गया, बट क्लोरीन का इलेक्ट्रोवैलेंसी 1। हाँ, क्लोरीन का नंबर 2 है, तो आप इस केस में कैल्शियम की इलेक्ट्रोवैलेंसी 2 और क्लोरीन की इलेक्ट्रोवैलेंसी कितना ले लेंगे 1 ले लेंगे। नोट कर लीजिए आप। अब आयनिक बॉन्ड में क्या होता है बेटा कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे डायरेक्शन में सेम होता है। इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन in all direction, is same. Hence ionic bond is non-directional. Hence ionic bond
इज नॉन डायरेक्शनल, इसलिए इसको नॉन डायरेक्शनल बोला जाता है। हेंस आयनिक बॉन्ड इज नॉन डायरेक्शनल। क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सारे डायरेक्शन में सेम है, इसलिए ये हो गया नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल, इसको नोट करो। अच्छा, एक और पॉइंट, एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ one mole of crystal, 1 mole of crystal lattice, 1 mole of crystal lattice is called lattice energy। ठीक है। अब इस सारे पॉइंट को यदि हम एक साथ करें, समराइज कर लें, समराइज मैं थोड़ी देर बाद कर रहा हूं, पहले मैं एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं कि आयनिक बॉन्ड को ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जो आयनिक बॉन्ड को अफेक्ट कर रहे हैं। तो आप लिख लीजिए पॉइंट कि फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, यहां पे 3 फैक्टर काम कर रहा है। आयनोजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जिसको आप इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते हैं, एंड लैटिस एनर्जी। आयनोजेशन एनर्जी क्या है कि एब्जॉर्ब्ड एनर्जी है जो आपको देना पड़ता है। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी रिलीज एनर्जी है, लैटिस एनर्जी रिलीज एनर्जी है। तो 3 फैक्टर यहां पे काम कर रहा है। एक फैक्टर काम कर रहा है आयनोजेशन एनर्जी, आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल चैप्टर में पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा होगा तो हमारी वीडियो देख लेंगे। आयनोजेशन एनर्जी क्या है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which required to remove an electron from outermost orbit of an isolated gaseous atom। समझ रहे हो बात को कि आइसोलेटेड गैसियस एटम से इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी लगेगा दैट इज कॉल्ड आयनोजेशन एनर्जी। अच्छा, आयनोजेशन एनर्जी लगता है, जैसे सोडियम है, सोडियम का बेटा कितना होता है 281 से आपने बना लिया सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे आपको आयनोजेशन एनर्जी देना पड़ गया, खर्चा हो रहा है। तो आयनोजेशन एनर्जी जितना कम होगा, आयनोजेशन एनर्जी की वैल्यू जितनी कम होगी, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। समझ रहे हो बात को? मतलब लेसर आयनोजेशन एनर्जी मीन्स greater tendency to form cation, लेसर आयनोजेशन एनर्जी मीन्स ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म कैटायन। तो एक फैक्टर मैंने बता दिया।
अब मैं सेकेंड फैक्टर पे आ रहा हूं, तुम लोग नोट करो इसे। सेकेंड फैक्टर है हमारे पास इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या होता है? इसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी क्या होता है? ये कि जब किसी नॉन मेटल में इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, एंड दैट रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। तो इसको आप डिफाइन कर लो कि एनर्जी रिलीज when an electron is added, when an electron is added, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी क्या होगा? रिलीज होगा। अच्छा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जितनी ज्यादा होगी एनायन फॉर्मेशन की टेंडेंसी भी उतनी ज्यादा होगी। तो हायर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मीन्स हो गया ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन, ग्रेटर टेंडेंसी टू फॉर्म एनायन। थर्ड फैक्टर बेटा होता है लैटिस एनर्जी। थर्ड फैक्टर आ जाता है आपका लैटिस एनर्जी। तो थर्ड फैक्टर में आ जाओ, लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी when two ions forms a bond, then energy released that is called लैटिस एनर्जी। अब बहुत सारे फैक्टर हैं जो लैटिस एनर्जी को अफेक्ट करते हैं, और ये नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। व्हेन एवर यू आर टॉकिंग अबाउट नीट एग्जामिनेशन, आखिर नीट चाहता क्या है, इस पे तुम्हें जोर देना पड़ेगा। ठीक, तो लैटिस एनर्जी का हमने बता दिया। अच्छा, एक बात यदि तुम देखो तो मैं तुम्हें बता रहा हूं, अब देखो तुम लोगों के सामने डस्टर ही गायब हो गया। अब बेटा यदि पूरे सिस्टम को यदि आप प्रोसेस करो, एक एग्जांपल हम ले लेते हैं कि जैसे मान लो कि आपको बना Na से बनना है Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, और यहां पे आपका फैक्टर काम क्या करेगा? आयनोजेशन एनर्जी। क्लोरीन प्लस इलेक्ट्रॉन से क्लोरीन माइनस, यहां पे फैक्टर क्या काम करेगा? इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। और Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव से मान लो बना NaCl, यहां फैक्टर क्या काम करेगा? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी काम करेगा। लैटिस एनर्जी काम करेगा। तो इधर आयनोजेशन एनर्जी है, इधर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी है, इधर लैटिस एनर्जी है। यदि आप समराइज कर दो 1 मिनट के लिए, Na प्लस Cl माइनस कट गया, इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कटा। एक लमसम में मैं बता रहा हूं कि Na प्लस Cl से NaCl। अब यहां पे फैक्टर क्या आ जाएगा? लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी माइनस आयनोजेशन एनर्जी। ये दोनों क्या है? रिलीज एनर्जी है। ये क्या है? एब्जॉर्ब एनर्जी है। तो इसकी वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी यदि क्रॉस कर जाएगा आयनोजेशन एनर्जी से,
रिएक्शन का नेचर स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। लैटिस एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन अफिनिटी लेस देन हो गया आयनोजेशन एनर्जी से, रिएक्शन का नेचर नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, अब लैटिस एनर्जी क्या है, नीट का उससे किस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि आज फर्स्ट डे था नीट एग्जामिनेशन का, आज से हमने नीट 2024 का क्लास स्टार्ट ही किया हूं, फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखा हूं, बाकी लेक्चर अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आएगा और बहुत जल्दी और रेगुलर बेसिस पे ही आता है हमारे यहाँ। ठीक है, तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको बेनिफिट मिलेगा, आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी और 2024 में आप 2024 में आप एक अच्छे मार्क्स से पास करने की आपकी संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, थैंक यू, थैंक फॉर योर नाइस कोऑपरेशन। ओके, बाय बाय।